Okay, so this is lecture 12 on system of particles and rotational motion. अभी तक के जितने भी लेक्चर्स किए हम लोगों ने उसमें हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बहुत सारे क्वेश्चंस किए, उसके बहुत सारे केसेस किए बेसिकली। तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ख़त्म हो गया। अब जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था तो उसमें आप कोई भी फॉर्मूला उठा के देखो, उसमें मास आता था। जैसे अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखोगे तो इट विल बी हाफ mv²। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला देखोगे तो mv आता है। फोर्स का फॉर्मूला देखोगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन आता है। मतलब मास वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लीनियर मोशन। अब मास का सेम काम कौन कर रहा है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है। तो इसीलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे इतना ज़्यादा फोकस डाला गया था। ठीक है, तो अब हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेट करेंगे क्वांटिटीज़ को। सो द फर्स्ट रिलेशन इज बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। एकदम कंपेयर करते हुए चलो, उधर फॉर्मूला क्या होता था? हाफ mv² होता था। यहाँ पे मास का काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है और वेलोसिटी का काम ओमेगा करता है। तो इधर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? हाफ I ω²। समझ आ गई बात? ठीक है, तो इसका छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं। कंसिडर अ रिजिड बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट z एक्सिस एज शोन। ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी एक्सपीरियंस सेम वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो हम ये केस कंसिडर कर रहे हैं व्हेन योर ओमेगा इज कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अब हमने अलग अलग मासेस कंसिडर किए, m1 m2 एंड सो ऑन, और उन सब की जो रेडियस है वो है r1 r2 एंड सो ऑन। ठीक है, और उनका ओमेगा इज कांस्टेंट। ये सब हमने लिया है। ओके, तो ध्यान से अगर हम देखें, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, उसका एंगुलर वेलोसिटी सेम है बट अलग अलग रेडियस पे कर रही है ना वो, उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सिस हर मास का अलग अलग है। एंड वी नो दैट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। ओमेगा कॉन्स्टेंट है बट r इज चेंजिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस r वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल अगर हमें लिखनी है तो वो क्या हो जाएगी? v1 इज इक्वल्स टू r1 ओमेगा। ठीक है, v1 मिल गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी फर्स्ट पार्टिकल की? इट इज हाफ m1 v1², और v1 की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ? r1 ओमेगा का स्क्वायर फ्रॉम दिस। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या आ गई? हाफ m1 r1² ओमेगा²। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सिमिलरली आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल 2 कितनी हो गई? हाफ m2 r2² ओमेगा²। काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल क्या हो गई? हाफ mn rn² ओमेगा²। ठीक है, तो अगर मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो क्या मैं उसको ऐड करूंगी? मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल एंड सो ऑन। इसका क्या हो गया? हाफ m1 r1 ओमेगा² प्लस हाफ m2 r2² ओमेगा² एंड सो ऑन। इन सब में से क्या मैं ओमेगा² कॉमन ले सकती हूँ और हाफ कॉमन ले सकती हूँ? तो अंदर क्या बच रहा है? फर्स्ट के लिए बच रहा है m1 r1², सेकेंड के लिए बच रहा है m2 r2², लास्ट के लिए बच रहा है mn rn²। तो बेसिकली इट इज समेशन mi ri²। ठीक है, क्लियर है? एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दिस क्वांटिटी समेशन mi ri²? क्या किसी का फॉर्मूला होता है? इट इज़ फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी जगह आई आ जाएगा और ये ओमेगा²। तो क्या ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपको मिल गई? ठीक है, अगर अब मैं इस ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू 1 रेडियन पर सेकेंड ले लूँ तो क्या मुझे काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगी? ठीक है, या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगी ट्वाइस ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि I इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ट्वाइस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन फॉर अ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिट ओमेगा। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिट ओमेगा यानी जिसकी एंगुलर वेलोसिटी 1 है उसके साथ मूव कर रहा है, देन I विल बी इक्वल टू ट्वाइस द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सेकेंड इज अ रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। तो देखो, टॉर्क का काम उधर फोर्स करता था और हमें पता था फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। तो इधर टॉर्क क्या हो जाएगा? m की जगह I लिखोगे, a की जगह अल्फा लिखोगे, तो ये रिलेशन आने वाला है। ठीक है, उसको प्रूव करते हैं। सेम चीज़ें जैसी पहले ली थी बोलेंगे, बस इधर चेंज का कर देंगे। लास्ट केस में आपने ओमेगा कांस्टेंट किया था, इस केस में आप अल्फा कांस्टेंट लोगे। ठीक है, सो कंसिडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद कांस्टेंट अल्फा अबाउट z एक्सिस एज शोन। ऑल द पार्टिकल्स एक्सपीरियंस सेम अल्फा। हमने इधर क्या लिया कि जो सारे पार्टिकल्स हैं उनकी एंगुलर एक्सिलरेशन सेम है। ठीक है, अगेन m1 m2 mn पार्टिकल्स हैं जिनके रेडियसेस आर r1 r2 एंड सो ऑन। ठीक है,
नाउ द डिफरेंट पार्टिकल्स अंडरगो सर्कुलर पाथ ऑफ डिफरेंट रेडियस, अलग अलग रेडियस होगा सबका, और अगर अलग रेडियस होगा तो उनका जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें पता है दैट लीनियर एक्सेलरेशन इज r इंटू अल्फा, अल्फा कॉन्स्टेंट है बट r इज चेंजिंग, सो a1 इज इक्वल टू r1 अल्फा, है ना। अगर a1 r1 अल्फा है तो f1 कितना हो गया, m1 इंटू a1 मास इंटू एक्सेलरेशन, m1 एज इट इज रखते हैं, इस a1 की जगह क्या मैं r1 अल्फा लिख सकती हूँ, तो m1 r1 अल्फा, इज दिस क्लियर। तो अगर आपको एक बार फोर्स मिल गया तो क्या आप टॉर्क निकाल सकते हो ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, यू नो दैट टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपने एक्सिस उठाई हुई है z और आप डिस्टेंसेस ऐसे ले रहे हो, हर जो r1 है वो 90 डिग्री बना रहा है ना, ठीक है, तो तुम r क्रॉस f लो या f क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, कुछ भी लो, आपका जो एंगल है वो 90 डिग्री है, इसलिए क्या आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू लिखी m1 r1 अल्फा इंटू r1, सिंपल, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा m1, तो आपको टॉर्क कितना मिल गया ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। सिमिलरली अगर टॉर्क ऑन सेकंड पार्टिकल निकालोगे तो वो होगा m2 r2 स्क्वायर अल्फा, nth पार्टिकल पे होगा mn rn स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये क्लियर है। अब जब हमें टोटल फोर्स कैलकुलेट करना था बॉडी पे तो हम ऐड करते थे, उसी तरीके से टॉर्क, जो टोटल टॉर्क करना है अगर कैलकुलेट तो ऐड करेंगे, तो इट विल बी τ1 प्लस τ2 टिल τn, इसकी वैल्यू रख दी आपने। अब देखो अल्फा कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, समेशन mi ri स्क्वायर, क्या ये चीज़ आई होती है, ठीक है, तो आपको मिल गया आई अल्फा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ओके। नाउ सिमिलरली अगर मैं इधर अल्फा की जगह 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर रख दूँ तो आपको जो अल्फा है और टाउ है वो सेम मिल जाएगा, ठीक है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं दैट I इज न्यूमेरिकली इक्वल टू टॉर्क एक्सपीरियंस्ड ऑन अ बॉडी रोटेटिंग विद यूनिट अल्फा, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। सो दैट वाज सेकंड रिलेशन। नाउ द थर्ड रिलेशन इज बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम के बारे में आपको क्या पता था, P इज इक्वल्स टू m इंटू वी होता है, तो इधर P का काम एंगुलर मोमेंटम प्ले करेगा, m का काम I प्ले करेगा और V का काम ओमेगा प्ले करेगा, तो L इज इक्वल्स टू I ओमेगा, ये रिलेशन आना चाहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ें कंसिडर करते हैं, कंसिडर अ रिजिड बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट ओमेगा। अब इसमें कांस्टेंट ओमेगा है, फर्स्ट में भी कांस्टेंट ओमेगा था, सेकंड में कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन था, इसमें कांस्टेंट ओमेगा है अबाउट z एक्सिस। ये सारे पार्टिकल्स ले लो m1 m2 विद डिस्टेंसेस r1 r2 एंड सो ऑन, ठीक है। अब v1 क्या होगा, r1 ओमेगा, वो तो डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ r, क्लियर है ये चीज़। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू m1 v1, यानी m1 r1 ओमेगा, v1 की जगह क्या रख दिया, r1 ओमेगा। अगर लीनियर मोमेंटम मिल गया आपको तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और हमें पता है कि जितने भी r1 r2 है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ही हैं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। सो m1 r1 ओमेगा इंटू r1 विच विल गिव यू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल ये आ जाएगा एंड nth पार्टिकल के लिए भी आ जाएगा, ठीक है। अगर अब मुझे कैलकुलेट करना है टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो वो क्या होगा, L1 प्लस L2 एंड सो ऑन, यानी m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा टिल mn rn स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ओमेगा कॉमन ले सकती हूँ, अंदर क्या बचेगा, समेशन mi ri स्क्वायर विच इज I, तो L कितना हो गया आपका I ओमेगा, ठीक है। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, उसी तरीके से होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। वो क्या होता है, देखो एकदम हम कंपेयर करते हुए चलते हैं। जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था वो क्या था कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स 0 लग रहा है तो उसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड होगा। अगर हम रोटेशन की टर्म्स में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर टॉर्क 0 लग रहा होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है। तो इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज 0, एक्सटर्नली कोई टॉर्क नहीं एक्ट कर रहा, देन L विल रिमेन कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आया कैसे, टॉर्क क्या होता है आपका d बाई डी टी ऑफ L। अगर आपका टॉर्क 0 है मतलब d बाई डी टी ऑफ L 0 आ गया। किसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन 0 है तो वो चीज़ खुद कांस्टेंट होगी, ठीक है, ये तो क्लियर है ना। किसी चीज़ का जब डिफ्रेंसिएशन 0 है मतलब वो वेरी नहीं कर रही है। बेसिकली डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि आप किस रेट से वेरी कर रही है, तो वेरी नहीं कर रही है, इसका मतलब वो चीज़ एक कांस्टेंट है, तो L क्या हो गया, कांस्टेंट, ओके।
और L होता क्या है, आई ओमेगा। आई ओमेगा कॉन्स्टेंट है, मतलब अगर सपोज फर्स्ट पोजीशन पे उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा 1 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, और सेकेंड पे I2 और ओमेगा 2 है, तो हम लिख सकते हैं I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, है ना। दिस इज L1, दिस इज L2 एंड वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका I बढ़ रहा है यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो ओमेगा खुद ही कम हो जाएगा, और अगर I कम हो रहा है तो ओमेगा खुद ही बढ़ जाएगा, ठीक है। बेसिकली हम बोल सकते हैं कि रेडियस पे भी चीज़ डिपेंड कर रही है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का रेडियस बढ़ रहा है तो उसका आई बढ़ जाएगा, बिकॉज द फॉर्मूला इज mr², नो, समेशन mr²। तो आई बढ़ रहा है मतलब सॉरी रेडियस बढ़ रहा है मतलब आई बढ़ रहा है, और आई बढ़ रहा है तो ओमेगा खुद ही कम हो जाएगा, ठीक है। वन मोर फॉर्मूला ऑफ ओमेगा विच वी आर गोइंग टू यूज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ओमेगा इज 2π/t, वेयर t इज योर टाइम पीरियड, ठीक है। किसी की एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, 2π/टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if Earth contracts to half of its present size without any change in mass, what will be the effect on omega and time period? ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो एक्सटर्नली तो कोई टॉर्क लग नहीं रहा है, किसी की बात ही नहीं हुई है, तो हम लिख सकते हैं कि टॉर्क नहीं है तो आई ओमेगा इज कॉन्स्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से, तो I1 ओमेगा इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो अर्थ का एक स्फीयर है, स्फीयर के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, वो आया था 2/5 mr², लास्ट लेक्चर में हमने किया था ये। तो I1 कितना हो गया 2/5 mr² और ओमेगा 1 तो एज इट इज, ठीक है। अब I2 क्या बोल रहा है वो कि आपने जो रेडियस है उसको हाफ कर दिया है, तो कितना हो जाएगा 2/5 mr/2² ओमेगा 2। बेसिकली हमें क्या मिल गया कि ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2/4 या फिर ओमेगा 2 इज 4 ओमेगा 1, ये रिलेशन मिल गया, ठीक है, ये रिलेशन मिल गया, ऑलराइट। अब देखो तो अगर हमें टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में लिखना है तो ओमेगा 2 को मैं लिख सकती हूँ 2π/t2। अभी तो हमने देखा कि ओमेगा क्या होता है 2π/t होता है, तो ओमेगा 2 की जगह 2π/t2 लिख दिया, और ये क्या हो गया 4 इंटू ओमेगा 1, ओमेगा 1 की जगह क्या लिख दिया 2π इंटू t1, ऑलराइट। तो इससे हमारे पास क्या रिलेशन आ गया दैट t2 इज इक्वल टू t1/4, मतलब हमारे पास ओमेगा के टर्म्स में भी रिलेशन आ गया, टी के टर्म्स में भी रिलेशन आ गया, ऑलराइट। तो अब सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, T2 निकालना था, T2 क्या हो जाएगा T1/4। T1 क्या होता है, रोटेट करने में कितना टाइम लगता है 24 आवर्स, तो 24/4 यानी 6 आवर्स। तो ये आपका आ गया T2 की वैल्यू आ गई 6 आवर्स। समझ आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन यूज मतलब ये एप्लीकेशन यूज करनी है, ठीक है। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं। The omega of revolution of a planet around sun in an elliptical orbit increases when the planet comes closer to the sun and vice versa, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि अगर ये सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है इलेप्टिकल पाथ में, तो एक बार अगर प्लैनेट इधर आया और दूसरी बार इधर आया तो किस केस में एंगुलर वेलोसिटी आपकी ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखो, इसमें कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क तो अप्लाई हो नहीं रहा है, तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो सपोज यहाँ पे डिस्टेंस है आपका r1 और इस पॉइंट पे आपका डिस्टेंस है r2, ठीक है। हमें पता है आई ओमेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। अब इधर r1 छोटा है, r1 अगर कम है तो क्या mr² भी कम होगा, mr² कम है मतलब i कम है, i क्या है कम, तो i कम है तो ओमेगा को ज़्यादा होना पड़ेगा बिकॉज दिस क्वांटिटी इज कांस्टेंट। और सिमिलरली इधर अगर रेडियस बड़ा है मतलब i बड़ा है, आई बड़ा है तो ओमेगा को छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। वही चीज़ तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि अगर ओमेगा बढ़ जाए तो ओमेगा ज़्यादा है तो रेडियस कम है, और रेडियस ज़्यादा है तो ओमेगा कम है। समझ आ गई बात, ठीक है। सिमिलरली अ पर्सन कैरिंग अ हैवी वेट इन हिज हैंड्स एंड स्टैंडिंग ऑन रोटेटिंग प्लेटफॉर्म कैन चेंज द एंगुलर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द प्लेटफॉर्म। ये क्या स्पीड चेंज कर सकता है, कैसे कर सकता है, अगर इसने अपने हाथ दोनों खोल कर रखे हैं, हाथ अगर दोनों खोल कर रखे हैं मतलब इसने r1 को इंक्रीज करके रखा है, रेडियस इंक्रीज करके रखा है, रेडियस इंक्रीज करके रखा है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा के रखा है, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा हुआ है तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अपने आप। अगर इन द सेकेंड केस ये अपने हाथ को थोड़ा पास ला रहा है या अगर फोल्ड कर ले रहा है, फोल्ड कर रहा है मतलब ये रेडियस को डिक्रीज कर रहा है, मतलब आई को डिक्रीज कर रहा है, बट वी नो दैट आई ओमेगा शुड बी कॉन्स्टेंट, तो ओमेगा को बढ़ना होगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों हाथ इसने दूर रख रखे हैं और ये रोटेट कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, और अगर इसने अपने आर्म्स क्लोज कर रखे हैं और ये रोटेट कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन दिखाती हूँ मैं। तो
देखो इस पर्टिकुलर केस में बैले डांसिंग में क्या हो रहा है कि अगर ये अपने हाथों को वाइड ओपन खोल रही है तो इसकी स्पीड कम हो रही है, और जैसे इसने क्रॉस किया तो ये बहुत तेज़ी से घूम पा रही है। ठीक है, तो ये किसका एप्लीकेशन है? दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ आ गया? रेडियस अगर बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसे स्पीड बढ़ानी है तो अपने हाथ फोल्ड करेगी, ये हाथ फोल्ड करेगी, उससे रेडियस कम हो गया, रेडियस कम हो गया मतलब ओमेगा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? सो दिस वाज द एप्लीकेशन।